हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं होम मैनेजमेंट का ही आपका एक टॉपिक पुष्प व्यवस्था। पुष्प व्यवस्था की बात यदि हम करें तो पुष्प व्यवस्था क्या है? जब हम फूलों को अच्छी तरीके से व्यवस्थित करते हैं, हमारी पुष्प व्यवस्था कहलाती है। यदि हम इसकी शुरुआत की बात करें तो चीन से इसकी शुरुआत मानी गई थी, जो कि 6वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई थी। जो बौद्ध भिक्षु थे उनके माध्यम से पुष्प व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। जापान में बौद्ध भिक्षुओं ने पुष्प व्यवस्था को शुरू किया था। बौद्ध धर्म के लोगों की यह मान्यता थी कि पुष्पों का जीवन लंबा होना चाहिए। बौद्ध भिक्षुओं ने धार्मिक मान्यता के कारण पुष्पों को सुरक्षित रखने हेतु फूलों को काटना प्रारंभ किया। मंदिरों में भी पुष्प व्यवस्था की जाने लगी। तो इसका जो आरंभ था वह बौद्ध भिक्षुओं ने किया पुष्प व्यवस्था का। जापान में 16वीं शताब्दी में जापानियों द्वारा भी पुष्प व्यवस्था की जाने लगी। जब वहाँ पर बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो वहाँ पर धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाने लगा। इस तरीके से धीरे धीरे भी वहाँ पर जापान में भी पुष्प व्यवस्था की जाने लगी। जापान ने इस कला का विकास उच्च स्तर पर भी किया। उन्होंने पुष्प सज्जा के कई विभिन्न स्कूल खोले। उन्होंने इस कला के क्षेत्र का प्रभाव पूरे विश्व में फैलाया। यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी इस तरीके की सामूहिक पुष्प व्यवस्था देखी जा सकती है। उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से पुष्प व्यवस्था की शुरुआत की। भारत में भी आजकल इस कला का अत्यधिक विकास हो रहा है। स्थान स्थान पर इसके पाठ्यक्रम द्वारा इस कला को सिखाया जाता है। पुष्प व्यवस्था आपकी ऐसी कला है, ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई व्यक्ति अध्ययन और अनुभव के द्वारा इसमें रचनात्मक योग्यता का विकास कर सकता है। यानी कि ये इतने कॉस्टली नहीं होती है। यदि आपकी रुचि हो तो आप अच्छी पुष्प व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही यह सांस्कृतिक विकास का भी एक साधन है, जिसे बिना गृह कार्य में बांधा डाले कोई भी गृहिणी सीख सकती है। ये बहुत ही आसान होती है कि कोई भी गृहिणी अपने घर को सुंदर बना सकती है। इसमें आर्थिक पक्ष भी बाधक नहीं होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सड़क के किनारे भी बहुत सारे हमें घास पत्तियाँ या छोटे छोटे फ्लावर्स कई टाइप के हमें ऐसे मिल जाते हैं, जिससे कि हम अपने घर पे प्रयोग कर सकते हैं या फिर गृह सज्जा हम अपनी अच्छी कर सकते हैं। तो पुष्प व्यवस्था बहुत ही आसान होती है और बहुत ही आर्थिकी का भी इस पर कोई इतना असर नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर आपकी पुष्प सज्जा बहुत ही अच्छी होती है। फिर बात करते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके एग्जाम में काम आ सकती हैं। जैसे कि कोई जीआईसी का एग्जाम अगर दे रहा हो तो वहाँ पर ये डेफिनेशंस लिख सकते हैं। फ्लोरेंस के अनुसार पुष्प व्यवस्थित करने से ही आनंद की प्राप्ति होती है। पुष्प व्यवस्था पूर्ण होने पर संतोष प्राप्त होता है। रट के अनुसार पुष्प व्यवस्था को पुष्पों, अन्य पौध सामग्रियों और फूलदान के अनुरूपता युक्त संगठन के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें स्वरूप, पौध और रंगों के मध्य एक रूपता स्थापित की जाती है। यानी ऐसी पुष्प व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि स्वरूप उसका या टेक्सचर और रंगों इनके मध्य एक रूपता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं पुष्प व्यवस्था हेतु कुछ आवश्यक तत्व इसमें दिए गए हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? पुष्प व्यवस्था यदि हमें अपनी करनी है तो एक फ्लावर पॉट हमें चाहिए होता है। पुष्प एवं पुष्पों से संबंधित यानी कि जो हमारे फ्लावर्स हैं वो चाहिए होते हैं, और उनसे संबंधित कुछ सामग्री, अभिव्यक्ति एवं आकार, जो भी हमें उसका आकार रखना है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, और स्वरूप, पोत और रंगों के मध्य एक रूपता, जो भी हम टेक्सचर ले रहे हैं या जो भी हम कलर ले रहे हैं उनमें भी एक रूपता होनी चाहिए, तब हमारी पुष्प व्यवस्था अच्छी मानी जाएगी। आगे यदि बात करें पुष्प सज्जा का महत्व की, यदि हम बात करते हैं तो देखिए पुष्प सज्जा स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी अच्छी होती है। पुष्प और जो पत्तियां हैं ये स्वास्थ्य के लिए उत्तम मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें दिन के समय हवा को ताज़ा करने की प्रवृत्ति होती है। कुछ प्रकार के पौधे या तने जो होते हैं उनके कुछ पत्ते होते हैं, वो रोगों को भी ठीक करने में सहायक होते हैं। जब हमारा मूड कभी हम लोग उदास होते हैं तो ये इसको बदलने में भी सहायता करते हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये अच्छे होते हैं, सौंदर्य की दृष्टि से भी अच्छे होते हैं। पुष्प व्यवस्था क्या है? ये हमें आनंद प्रदान करती है। यदि हम अपने फर्नीचर या कमरे में
इनको सजाएं, मिश्रित करके रंगों के साथ मिश्रित करके इनको सजाएं तो सुंदरता में भी वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ये अच्छी होती है। इसका व्यक्ति के मस्तिष्क को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। जो पुष्प होते हैं व्यक्ति के मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं। ताजे पुष्प देखने वाले व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। आपने देखा होगा जब भी आप फ्लावर्स को देखते हैं या मॉर्निंग में देखते हैं तो क्या होता है, हम मेंटली भी इफेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं हमें आनंद और खुशी की प्राप्ति होती है। सजावट के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान में पुष्पों का आंतरिक सजावट में भी अत्यधिक महत्व हो गया है। पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में हम पूजा के लिए प्रयोग करते थे, लेकिन आज के टाइम में इसका सजावट में ज़्यादा ही प्रयोग किया जाता है। एक गृहिणी घर को सुंदर बनाना चाहती हो तो उसका वो अपने घर पर कुछ पुष्पों को भी उगाकर इस कला के द्वारा घर को सजा सकती है। फिर है व्यक्तित्व के दृष्टिकोण के द्वारा पुरुष सज्जा में सुंदरता के साथ पुष्प सज्जा में सुंदरता के साथ साथ व्यक्तित्व भी होता है। जब भी कोई व्यक्ति पुष्प सज्जा करता है तब अपने मूड के अनुरूप नाम या भाव का चुनाव करते हैं। आपने देखा होगा जो व्यक्ति है यदि वो कुछ सजावट करना चाहता है घर पे, या फिर वो पुष्पों को व्यवस्थित कर रहा है या फिर अपने अनुसार वो पुष्प सज्जा कर रहा है या चुनाव करता है, तो उसका व्यक्तित्व पता चलता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है या वह कैसा है। फिर है संतुष्टि के आधार पर जब कोई व्यक्ति पुष्प सज्जा की रचना करता है तो उसे अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। आर्थिक दृष्टि से भी इसका महत्व होता है। कोई व्यक्ति इस कला में प्रशिक्षण प्राप्त करके इसके रोजगार के माध्यम बनाकर आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकता है। तो ये तो हो गए इसके महत्व। आगे बात करते हैं इसकी कुछ शैलियाँ हैं पुष्प सज्जा की, जिसमें प्रारंभिक अमेरिकन शैली है। ये कैसी शैली है, इस शैली में तांबे का फूलदान प्रयोग में लाया जाता है। जो आपकी अमेरिकन शैली है अर्ली अमेरिकन, इसमें तांबे का फूलदान प्रयोग में लाया जाता है। परंपरागत बाल्टी के समान व्यवस्था की जाती है। बड़े फूलों का प्रयोग किया जाता है। अमेरिकन फर्नीचर या देसी फर्नीचर के साथ इस शैली की व्यवस्था की जाती है। तो इसमें क्या है, कुल मिलाकर तांबे का फूलदान प्रयोग किया जाता है और बाल्टी की समान व्यवस्था की जाती है। बड़े फूलों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कॉलोनियल या 18वीं शताब्दी की शैली। इसमें पोर्सलिन या चांदी का पात्र प्रयोग में लाया जाता है। इसमें वक्र रेखाओं के डिजाइन होते हैं। इस शैली में गुलाब और लिली के फूलों से सामूहिक पुष्प सज्जा की जाती है। दो तरीके के इसमें फ्लावर्स को लिया जाता है, एक तो गुलाब और लिली, इन दोनों से सामूहिक पुष्प सज्जा की जाती है कॉलोनियल या 18वीं शताब्दी की शैली में। तीसरी है हमारी फेडरल क्लासिक। ये कैसी होती है, इसमें हत्ते वाली या प्याली नुमा फूलदान का प्रयोग किया जाता है। इसमें औपचारिक पुष्प व्यवस्था की जाती है। इसमें हल्के रंगों और सुंदर नाजुक फूलों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि आपका गुलाब हो गया, डेलिफिनियम हो गया और सफ़ेद स्टॉक फूलों का प्रयोग इसमें किया जाता है। यानी कि लाइट कलर जो होते हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता है फेडरल क्लासिक में। आगे बात करते हैं जापानी शैली की। जापानी शैली में कैसे पात्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो पात्र सादे होते हैं, ऊंचे होते हैं या नीचे पात्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जापानी शैली रेखीय व्यवस्था व असीमित या संतुलन वाली व्यवस्था इसमें होती है। मतलब कोई सीमित या इसकी संतुलन व्यवस्था इसमें नहीं होती है, असीमित होती है। जापानी शैली में कम पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जापानी लोग जो होते हैं वो प्राकृतिक पदार्थों व वातावरण को महत्व देते हैं। इसमें कम पत्तियां जो है वो तो अधिक प्रयोग में लाई जाती हैं और पुष्प इसमें कम प्रयोग में लाया जाता है। कुल मिलाकर वो प्राकृतिक को महत्व देते हैं। फिर आगे बात करते हैं आधुनिक या 20वीं शताब्दी की शैली। ये कैसी होती है, इसमें सादे आधारित रंगों के ज्यामितीय पात्रों का प्रयोग किया जाता है। ये जो पुष्प व्यवस्था होती है खुली और शैली युक्त होती है। इस प्रकार की व्यवस्था में स्पष्ट स्वरूप पर बल दिया जाता है। फिर बात करते हैं हमारी जो जापानी शैली है। आज के टाइम में जापानी शैली का बहुत ही महत्व है। जो जापानी शैली है ये जो है जापानी शैली पुष्प विन्यास को एक महत्वपूर्ण कला माना गया है। जापान में पुष्प सज्जा का आरंभ जो हुआ था ये 6वीं शताब्दी से ही हो गया था। जब जापानियों द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया गया तो क्या हुआ कि वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाने लगा पुष्प व्यवस्था का। वहाँ पर भी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही पुष्प सज्जा की शुरुआत हुई।
आगे यदि हम बात करें तो जो भगवान बुद्ध थे उनकी मूर्ति पर समर्पित करने हेतु फूल रखे जाते थे। ये फूल जो थे बड़े कांसे के पात्रों में रखे जाते थे। सज्जा प्रायः 10-15 फीट की ऊंची होती थी। धीरे धीरे इस प्रकार के फूल सम्राट परिवारों द्वारा अपने घरों में पूजा स्थलों पे जिसे कि तोकोनामा कहते थे, यह भी व्यवस्थाएं की जाने लगी। पहले तो जो बौद्ध थे, भगवान बुद्ध, उनको समर्पित किए जाते थे बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। फिर धीरे धीरे लोग अपने घरों में जो उनके पूजा स्थल थे वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे घरों में भी सजावट का स्थान लेने लगे। फिर जापानी शैली की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं इकेबाना। इकेबाना क्या है? ये एक जापानी शैली है जिसमें पुष्प सज्जा को जापान में इकेबाना के नाम से जाना जाता है। ये आपकी जापानी शैली से ही है। इसे इकेबाना कहते हैं जापान में, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवित फूल। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है प्री में, जो भी आपको पीजीटी वगैरह देते हैं उसमें, कि इसका इकेबाना का अर्थ पूछ लिया जाता है। तो ये क्या होती है? जीवित फूल। इकेबाना का संबंध किससे है? जापानी शैली से। तो ये जो होते हैं इसमें कुछ प्रतीकों का भी प्रयोग किया जाता है। सज्जा के लिए सिर्फ सौंदर्य नहीं, प्रकृति आत्मव्यक्ति भी होती है इसमें। फिर है मैरीबाना और नाजीरे। एक तो होगी आपकी इकेबाना, फिर है मैरीबाना और नाजीरे। ये कैसी होती है? प्रकृति के साथ साथ जापान में धीरे धीरे पुष्प सज्जा में परिमार्जन हुआ और 19वीं सदी में पुष्प सज्जा घर में केवल तोकोनामा अर्थात देवी स्थल में ही नहीं किंतु घर के अधिकांश कक्षों में भी की जाने लगी। जापान की सर्वाधिक प्रचलित 2 शैलियां मैरीबाना और नाजीरे हैं। तो यहाँ पर हमने इकेबाना की बात की जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवित फूल। फिर बात की हमने मैरीबाना और नाजीरे। ये भी जापान की सर्वाधिक प्रचलित शैलियां हैं। इसमें कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जो आपकी जापानी शैली है। जो कौन कौन से 3 प्रतीक हैं इसमें? 3 सिंबल्स, बेसिक सिंबल्स का इसमें प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसमें 3 टहनियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें पहली है शिन, जो कि किसको प्रदर्शित करती है? स्वर्ग को। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, शिन जो है वो स्वर्ग को प्रदर्शित करती है, सो ये मनुष्य को, और हाई की ये पृथ्वी को। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इसमें शिन स्वर्ग को, सो मनुष्य को, और हाई की पृथ्वी को। ये आपकी जापानी शैली के अंतर्गत आती हैं। ये कुछ सिंबल्स हैं उनके तीनों, जो कि टहनियों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा हाई की, ठीक है, हाई की, शिन, और ये है सो, ठीक है। आगे देखते हैं, इकेबाना में सज्जा में ऐसे ही फूलों, पत्तियों तथा अन्य वनस्पतिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो कि एक ही स्थान में एक ही मौसम में उगते हैं। यानी कि इकेबाना में जो सज्जा की जाती है उसमें ऐसे फूलों और पत्तियों का हम प्रयोग करते हैं कि एक ही स्थान से हों और एक ही मौसम में वो उगते हों। फिर बात करते हैं हम शिन की। यहाँ पे जो हमने शिन देखा था जिसका मतलब है स्वर्ग, ठीक है। शिन जो कि स्वर्ग को प्रदर्शित करता है, यह लंबी वह महत्वपूर्ण रेखा होती है। यह एक सावधानी से छीली गई टहनी है। इसकी कुल लंबाई पात्र की चौड़ाई और गहराई से अधिक रहती है। यह सिफर रेखा, जीरो लाइन, जो कि जापानी सज्जा में 90 डिग्री का कोण बनाने वाली खड़ी रेखा होती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा, जापानी सज्जा में जो शिन है, ये जो जिसे हम जो कि स्वर्ग को प्रदर्शित करती है, ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाने वाली खड़ी रेखा होती है। 10 डिग्री के कोण पर रहती है, अर्थात यह लगभग खड़ी रेखा ही बनाती है। ये जो आपकी शिन है, ठीक है, खड़ी रेखा बना रही है। यहाँ पे देखो दिख भी रहा है, खड़ी रेखा बना रही है जो कि 90 डिग्री के कोण पर है, जो कि स्वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। ये 3 चीजें आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं हम सो की। सो क्या है? ये मानव जाति को दर्शाती है, अधिक वक्र रहती है। यह लंबाई में शिन की 3/4 होती है। यह 45 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सो है ये 45 डिग्री का कोण बनाती है और शिन कितना बना रही थी? 90 डिग्री का कोण। ये देखिए सो, ये आपकी सो है, ठीक है, सो 45 डिग्री का ही कोण बनाती है।
फिर आगे देखते हैं हाइकी। हाइकी जो कि पृथ्वी को दर्शाती है, ये सबसे छोटी रेखा होती है। यह 100 की 3/4 होती है और सिफर रेखा से 75 डिग्री का कोण बनाती है। यह भी वक्र रेखा होती है। कितने डिग्री का? 75। हाइकी जो कि पृथ्वी को दर्शा रही है, 75 डिग्री का कोण बनाती है। 100 जो कि मानव को दर्शाती है, ये 45 डिग्री का कोण बनाती है। सिन 90 डिग्री का कोण बनाती है, जो कि स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। फिर है मोरीबाना और नाजीरे में इन्हीं 3 रेखाओं का प्रयोग होता है। जो हमने शैली पढ़ी है जापानी शैली, जिसमें आपका मोरीबाना और नाजीरे आता है, उसमें इन 3 रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इन बेसिक सिंबल्स जो 3 हमने पढ़े हैं, सो, हाइकी, सिन, इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हें खड़ा या कुछ झुकते हुए व्यवस्थित किया जाता है। जब हम अपनी पुष्प सज्जा जो पुष्प व्यवस्था हम करते हैं, तो इसमें कुछ को खड़े और कुछ को झुकते हुए व्यवस्थित हम करते हैं। सिन स्वर्ग सबसे ऊंची टहनी रहती है। जब हम सिन की बात करते हैं, जो कि 90 डिग्री का कोण बना रही थी, ये सबसे ऊंची टहनी रहती है। किंतु आड़ी व्यवस्था में 100 मानव सबसे ऊंचे कोण पर स्थित रहती है। मुख्य टहनियों के बहाव की दिशा के अनुसार पुष्प सज्जा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो टहनियों की बहाव की दिशा होती है, उसके अनुसार पुष्प सज्जा को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। ये आपकी कौन सी है? लंबवत सज्जा, तिरछी सज्जा, लटकती हुई सज्जा, तैरती हुई अथवा चपटी पुष्प सज्जा। जब हम लंबवत सज्जा की बात करते हैं, तो ये कैसी होती है? इस प्रकार की जो सज्जा होती है, ये लंबे या मध्यम आकार के फूलदान इसमें प्रयोग किए जाते हैं। सभी मुख्य टहनियाँ सीधी खड़ी लगाई जाती हैं। लंबवत की बात करते हैं, जैसे कि ये आपका कोई फ्लावर पॉट हो गया, ठीक है, ये आपका कोई फ्लावर पॉट हो गया, ठीक है, कोई भी डिजाइन इसमें ले लिया, और यहाँ पर इस टाइप की मतलब खड़ी रेखा में ये होती हैं, लंबवत होती हैं। और कोई भी इसमें, ठीक है, कोई भी मतलब इसमें जो भी हम अपनी पुष्प व्यवस्था कर रहे हैं, ये कैसी होती है? लंबवत आकार की होती हैं। इसमें जो फूलदान प्रयोग में लिए जाते हैं, वो लंबे या मध्यम आकार के होते हैं और टहनियाँ सीधी खड़ी लगाई जाती हैं। फिर बात करते हैं हम तिरछी की। लंबे अथवा उथले फूलदानों में मुख्य टहनियों की तिरछी व्यवस्था की जाती है। लटकती हुई सज्जा कैसी होती है? इस प्रकार की जो सज्जा होती है, ये लंबे व मध्यम आकार के फूलदानों में अच्छी लगती है। इसमें मुख्य टहनियों फूलदानों के मुख्य जो मुख होता है, उसके पास नीचे की ओर लटकती हुई ये रहती है। ऊंचाई पर रखने हेतु यह पुष्प सज्जा उपयुक्त रहती है। कुल मिलाकर ये लटकती हुई सज्जा रहती है। जब हम इसको ऊंचाई पर कहीं लगा देते हैं, तो ये अच्छी लगती है, मतलब लटकती हुई हम इसे पुष्प सज्जा कहते हैं। तैरती हुई अथवा चपटी पुष्प सज्जा, फ्लैट और फ्लोटिंग, ये कैसी होती है? यह सज्जा ट्रे अथवा प्लेट में जो कि 2 या 3 इंच ऊंची होती है। इसमें टहनियाँ छोटी होती हैं। ये सुंदर और आकर्षक लगती हैं। मतलब कुल मिलाकर ये एक ट्रे में सजा देते हैं इसको, या कोई भी मतलब एक फ्लैट कोई भी पात्र लेते हैं, उसमें हम इसको लगा देते हैं। जो टहनियाँ होती हैं इसमें छोटी होती हैं और ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगती है। फिर बात करते हैं पुष्प व्यवस्था के प्रकार। जब प्रकार की बात करते हैं, तो मुख्य विन्यास की लोकप्रियता बढ़ाने के साथ साथ व्यवस्था के तरीकों के क्षेत्र में पर्याप्त परिमार्जन हुआ। आजकल घरों में, होटलों में तथा अन्य निजी क्षेत्रों में भी अनेकों आकार स्वरूपों में पुष्प व्यवस्था देखने को मिलती है। आपने देखा होगा, जब आप कहीं होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो कई टाइप की वहाँ पर आपने पुष्प व्यवस्था देखी होगी। जैसे रेखीय डिजाइन में पुष्प व्यवस्था, ये कैसी होती है रेखीय डिजाइन में? इसमें टहनियों पत्तियों की वह व्यवस्था जो मूल रूप से रेखा पर आधारित होती है। कम समय में आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही सरल और सुंदर होती है। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारी पत्तियां हैं या पत्तियां टहनियां हैं फ्लावर्स की, उनकी जो रेखा होती है वह खड़ी रेखा या क्षैतिज या मतलब समकोण पर या तिरछी रेखा इसमें होती है। कुल मिलाकर रेखा में डिजाइन होती है। फिर है समूह शैली में व्यवस्था। ये कैसी होती है? सामूहिक पुष्प व्यवस्था से तात्पर्य सुंदर फूलों को चुनकर व्यवस्थित करना। मतलब इसमें बहुत सारे टाइप के फूल होते हैं, जो भी सुंदर होते हैं उनको हम चुन लेते हैं और फिर
जो हमारा फ्लावर पॉट होता है उसमें व्यवस्थित कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इसमें रंगों को अधिक महत्व देते हैं। फूल हम कोई से भी ले लेते हैं, जो जो अच्छे होते हैं, इस पे जो ध्यान दिया जाता है वो रंगों पर दिया जाता है। रंगों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सज्जा हेतु इसमें ऊंचे पात्रों को चुना जाता है समूह शैली में। फिर बात करते हैं मिली जुली व्यवस्था। ये कैसी होती है, जिसमें रेखीय डिजाइन और समूह ये दोनों इसमें होती हैं। ठीक है, दोनों, यानी कि रेखीय डिजाइन भी उसमें हो और रंगों को महत्व भी दिया जाता है मिली जुली व्यवस्था में। लघु व्यवस्था ये कैसी होती है, लघु व्यवस्था जो जब वो किसी छोटे स्थानों पे जहाँ पे जगह कम हो, ऊंचाई इतनी ना हो, जैसे कि शोकेस की अलमारी वगैरह में आपने देखा होगा फ्लावर पॉट को रखे हुए, तो उसमें ये रखी जाती हैं, इनको बोलते हैं लघु व्यवस्था। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या देखा। यदि आपसे इसकी शुरुआत पूछ ले, पुष्प व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो चीन से हुई थी, वो भी 6ठी शताब्दी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर जापान में धीरे धीरे और जगह भी इसका प्रसार होने लगा। जो बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा इसका प्रसार हुआ पूरे विश्व में, तो पुष्प व्यवस्था जगह जगह की जाने लगी। पहले ये मंदिरों में ही इसका प्रयोग होता था, या फिर जो बौद्ध महात्मा बुद्ध थे उनको समर्पित किए जाते थे फूल, लेकिन धीरे धीरे फिर जगह जगह इनका घरों में सजावटें होने लगी फूलों से, और अच्छी अच्छी डेकोरेशन आपने देखी होगी। आज के टाइम में हर जगह आपको फूलों की डेकोरेशन मिलती है, तो जगह जगह इसकी प्रसार होने लगा। इसकी आवश्यकता कौन कौन से, हमें एक फ्लावर पॉट चाहिए होता है, और जो पुष्प हैं वो चाहिए होते हैं, कुछ सामग्री चाहिए होती है, वहीं हमें अभिव्यक्ति आकार का भी ध्यान रखना होता है, और क्या टेक्सचर और रंगों इनके मध्य भी समरूपता होनी चाहिए। फिर महत्व की बात की थी, स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, सौंदर्य की दृष्टि से भी, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी, सजावट की दृष्टि, व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से, संतुष्टि की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें हमने शैलियाँ पढ़ी थी। आरंभिक अमेरिकन शैली, जिसमें तांबे का फूलदान होता है, बड़े फूलों का इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरी थी हमारी कॉलोनियल या 18वीं शताब्दी की, इसमें चांदी के पात्र का प्रयोग किया जाता है, वक्र रेखाओं के इसमें डिजाइन होते हैं, सामूहिक पुष्प सज्जा की जाती है। फिर देखी थी हमने फेडरल क्लासिक, इसमें हत्थे या प्याली नुमा फूलदान का प्रयोग किया जाता है, सुंदर और हल्के रंगों का इसमें फूलों का प्रयोग किया जाता है। जापानी शैली ये कैसी होती है, इसमें ऊंचे या नीचे पात्रों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें फूलों की जो व्यवस्था होती है उसमें कोई संतुलन ऐसा नहीं होता है, लेकिन रेखीय व्यवस्था इसमें होती है। रंगों को भी महत्व दिया जाता है, ये वातावरण को महत्व देते हैं। इसमें पुष्प कम होते हैं, लेकिन पत्तियां और टहनियां अधिक प्रयोग में लाई जाती हैं जापानी शैली में। आधुनिक या 20वीं शताब्दी की शैली ये कैसी होती है, ये सादे आधारित रंगों की होती है, खुली और शैली युक्त होती है व्यवस्था, और इसमें स्पष्ट स्वरूप पर बल दिया जाता है। जापानी शैली जब हमने देखी थी, इसमें हमने इकेबाना पढ़ी थी। इकेबाना का अर्थ है जीवित फूल। फिर मैरीबाना और नाजीरे हमने देखी थी। इसके बाद इसके कुछ सिंबल्स हैं जो हमारी नाजीरे और ये जापानी शैली है, इसके कुछ सिंबल हैं, बेसिक सिंबल, जिसमें सिन है जो कि स्वर्ग को दर्शाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, सो मनुष्य को दर्शाता है, हाई की पृथ्वी को। ठीक है, सेन की बात करते हैं जब हम, तो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, स्वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। सो जो कि मानव जाति को प्रदर्शित करते हैं, 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। हाई की जो कि पृथ्वी को दर्शाती है, 75 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये जो तीनों हैं, ये हमारी रेखाओं का प्रयोग इसमें किया जाता है, जो भी सिंबल्स हम प्रयोग कर रहे हैं इसमें। फिर बात की थी हमने टहनियों के बहाव की दिशा में, लंबवत होती हैं, तिरछी होती हैं, लटकती हुई सज्जा होती है, तैरती हुई, फ्लैट या फ्लोटिंग भी इसमें होती है। फिर हमने बात की थी प्रकार, जब हम अपनी पुष्प व्यवस्था कर रहे हैं तो वो किस टाइप की होती है, रेखीय डिजाइन की होती है व्यवस्था, समूह शैली में भी होती है, मतलब कई टाइप के हम फूलों को ले सकते हैं और इनकी व्यवस्था कर सकते हैं। मिली जुली दोनों की, यानी रेखीय भी होती है और समूह शैली की भी होती है। लघु व्यवस्था जब हमारे पास स्पेस कम हो या जगह कम हो, या हम सूटकेस की अलमारी वगैरह में जब हम फ्लावर पॉट रखते हैं, तो वो हमारी लघु व्यवस्था होती है।
तो ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। ये जो आपका टॉपिक है पूरा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं, स्पेशली इसमें जापानी शैली जो है वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं।